BACS एकेडमी से मैं मोहन मोदी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। हम लोग पटवारी परीक्षा के अंतर्गत वर्णमाला पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी वर्णमाला में मैंने स्वर और व्यंजनों के बारे में बताया। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो व्यंजनों के वर्गीकरण पर और उसके पहले स्वरों के वर्गीकरण पर था। आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज हम क्या समझते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में। पढ़ रहे हैं हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया था व्यंजनों के वर्गीकरण को कितने आधारों पर बांटा गया है। व्यंजनों के वर्गीकरण को हमने कुल 4 आधारों पर बांटा है। ठीक है, 4 आधार जो हमारे हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के, वो कौन कौन से थे। संख्यात्मक था, उसके बाद फिर विकार के अनुसार वाला था जिसमें हमने प्रयोग, उच्चारण, है ना, वर्णमाला, प्राचीनता, मौलिकता, सभी प्रकार के आधार उसमें दे रखे थे। उसके बाद ये 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। तीसरा आधार जो था वो था वायु प्रवाह या प्राणत्व के आधार पर। इसको हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं। मतलब तीसरा आधार है हमारा वायु प्रवाह या प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, इसके आधार पर व्यंजनों को बांटेंगे। वायु प्रवाह या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। क्या होते अल्प प्राण और क्या होते महाप्राण, ये लिखवा रहा हूं। पहले अल्प प्राण लिखें। अल्प प्राण इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण हल्की ध्वनि के साथ होता है। इन वर्णों का उच्चारण हल्की ध्वनि के साथ होता है। ह्रस्व स्वरों के जैसे ही, ह्रस्व स्वरों के जैसे ही इनमें भी ऊर्जा कम लगती है। ह्रस्व स्वरों के जैसे ही इनमें भी ऊर्जा कम लगती है। ये आसानी से और जल्दी से बोले जाते हैं। ये आसानी से और जल्दी बोले जाते हैं। अब महाप्राण में लिखो। इन वर्णों का उच्चारण लंबी ध्वनि के साथ होता है। इन वर्णों का उच्चारण लंबी ध्वनि के साथ होता है। और उच्चारण में वायु, और उच्चारण में वायु झटके के साथ, झटके के साथ अधिक मात्रा में मुख से बाहर आती है। झटके के साथ अधिक मात्रा में मुख से बाहर आती है। देखो अब कैसे बांटेंगे इसको वो समझा रहा हूं। अल्प प्राण और महाप्राण।
ये सारे व्यंजन मैंने लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अल्प प्राण और महाप्राण में बांटेंगे। ठीक है, ये है हमारा अल्प प्राण और इधर आधार होगा महाप्राण। पर समझे तो सही कि अल्प प्राण और महाप्राण होते क्या हैं। ठीक है, अभी हमें समझ में कुछ नहीं आया। देखो, अल्प प्राण मतलब हल्की ध्वनि के साथ जिनका उच्चारण, और महाप्राण मतलब झटके के साथ वायु का बाहर आना, अधिक मात्रा में क्या निकलना, वायु बाहर निकलना, उसको महाप्राण कहते हैं। करेंगे प्रैक्टिकल इसके लिए। रख दो पेन पेंसिल सब नीचे, कुछ नहीं करना है। ये है आपका हाथ, है हाथ, हाथ का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, अल्प प्राण महाप्राण में अंतर करेंगे। देखो, सबसे पहले क ख ग घ अंग, क वर्ग की लाइन है। क वर्ग की लाइन का उच्चारण करते समय आप इस हाथ को अपने मुंह के बिल्कुल पास में लाइए, मुंह के बिल्कुल पास में लाइए। इतना सा अंतर होना चाहिए आपके होठों के बीच में और आपकी हथेली के बीच में। ठीक है, अब आपको 3 वर्ण का उच्चारण करने को बोल रहा हूं मैं। क ग अंग, क ग अंग, कुछ नहीं हुआ, हल्का सा उच्चारण हल्की ध्वनि के साथ। अब बाकी जो 2 छोड़ दिए ना, उसको आप बोल के देखिए। ख घ, ख और घ को बोला तो आपके मुंह से झटके के साथ क्या हुई, आपकी हथेली पर वायु आई। फिर से करके देखो, इन 3 को बोल के देखो और 2 को बोल के देखो, क्या अंतर है। क ग अंग में कुछ नहीं है, क्योंकि कम हवा निकल रही नहीं निकल रही पता नहीं चल रहा, इसलिए ये है अल्प प्राण, हल्की ध्वनि, हल्का उच्चारण और कम ऊर्जा का क्षय होना। जबकि ख और घ का उच्चारण कर रहे हो तो झटके के साथ वायु कहाँ आएगी, आपकी हथेली पर आएगी। अधिक मात्रा में क्या होगा, इसमें से वायु बाहर निकलना है, झटके के साथ निकलना है। तो ऐसे वर्ण जो ख घ जैसे बोले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। देखा, ख और घ में वायु बाहर आ रही है, आ रही है। देखो, तो महाप्राण में कौन कौन से हो जाएंगे आपके, ये महाप्राण हो गया, ये वाली जो लाइन है ये लाइन भी क्या हो जाएगी आपकी, महाप्राण। और अल्प प्राण में क्या होगा, अल्प प्राण में आपका च ज इय, फिर ट ड अण, त द न, प ब और म, एक जैसे वर्ण, एक जैसा उच्चारण इनका लगभग। लेकिन ये दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण झटके के साथ हथेली पे आपकी वायु देते हुए हो रहा है, यानी वायु का प्रभाव झटके के साथ तेजी से बाहर आ रहा है। ख घ करके देखो, हाथ लगा के इन पूरी लाइन को बोलो, उस पूरी लाइन को बोलो। ख घ छ झ ठ ढ थ ध, हाथ रखकर ऐसा समझ नहीं आएगी, हथेली आगे मुंह के आगे, और फिर बोलो उसको। फ भ हो रहा, दूसरी लाइन और चौथी लाइन में ऐसा हो रहा। अल्प प्राण महाप्राण में अंतर समझ में आ रहा, ठीक है। चलिए, तो अल्प प्राण महाप्राण में बताइए, ये क्या है आपका वर्गीय व्यंजन। ठीक है, वर्गीय व्यंजन से यहां पर भी और वर्गीय व्यंजन यहां पर भी कितने कितने हुए, जरा गिनती करके बताओ तो। ये आपके 25 थे वर्गीय, वर्गीय 25 थे। अल्प प्राण में कितने जाएंगे, महाप्राण में कितने जाएंगे, 15 जाएंगे आपके। अल्प प्राण में जाएंगे आपके 15, और महाप्राण में कितने जाएंगे, महाप्राण में जाएंगे 10। यहां गए आपके 15 और यहां गए आपके 10, हो गए 25 को बांट दिया हमने अल्प प्राण महाप्राण में। अब या र ल व को बोल के देखो, अल्प प्राण है कि महाप्राण, सामने हथेली रखकर या र ल व क्या आएंगे, अल्प प्राण आएंगे महाप्राण आएंगे। झट, ये ख और घ जैसे बोल रहे हैं कि हम या र ल व को, नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको
कौन से वाले व्यंजन है ये? यर अलव अंतस्थ व्यंजन है, बिल्कुल। तो अंतस्थ व्यंजन में यहां पर भी लिख ले हम पहले। इसके बाद कौन से अंतस्थ के बाद में? संघर्षी है, यहां भी लिखते हैं हम संघर्षी। संघर्षी के बाद कौन से हैं? संयुक्त, यहां भी लिख देते हैं, इधर भी लिख देते हैं संयुक्त। संयुक्त के बाद द्विगुण, वही द्विगुण हम इधर भी लिख देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, बताना है। अंतस्थ व्यंजन 4 जो है वो इधर आएंगे, यहां आ गए तो यहां जाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि अंतस्थ में कुल 4 ही होते हैं। चारों ही अल्प प्राण में आ गए तो महाप्राण के लिए 0 हो गया। समझ में आई बात कि महाप्राण में भी 4 हो जाएंगे? पक्का? संघर्षी बोल के देखो चारों को। श श स ह, क्या आएगा? चारों के चारों महाप्राण में, ठीक है। तो यहां क्या कर रहे हैं हम? 4 लिख रहे हैं, यहां क्या हो गया? वो 0 हो जाएगा। अब आते हैं बात शत्रज्ञ। संयुक्त व्यंजन किसी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक एक का नहीं, 2-2 व्यंजनों का योग, तो हम उसकी ध्वनि अलग से ले ही नहीं सकते। अब आते हैं द्विगुण के 2, अढ़ अढ़। अढ़ और अढ़ भी काय में रखेंगे हम? महाप्राण में रखेंगे, तो यहां कुछ नहीं। इसका टोटल कितना? इसका टोटल कितना? यहां कितने आ रहे हैं? अल्प प्राण 19, जबकि महाप्राण 16। 19 और 16 35। 4 हटा दिए हमने। कौन से 4 हटाए? संयुक्त वाले 4 हट गए, इसलिए नहीं तो टोटल होते हैं 39, बट 4 हटने के कारण कितने रह गए? केवल 35 रह गए। ऐसे 35 व्यंजनों को क्या किया हमने? अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा। समझ में आई बात? लिखो। अच्छा, स्वरों की बात करें तो सारे स्वर क्या हैं आपके? अल्प प्राण हैं, ठीक है। केवल अह काय में आएगा आपका? महाप्राण। 13 अगर स्वरों की बात करें 13 की, तो उसमें शुरुआत के 12 क्या है? अल्प प्राण। आखिरी का अह जो है वो महाप्राण में चला जाएगा। ये था व्यंजनों का तीसरा आधार। अब हम लिखेंगे व्यंजनों का चौथा आधार। हो गया? चलो, चौथा आधार है हमारा
क्या था बताओ चौथा आधार? ध्वनि, घोषत्व या स्वर तंत्री के आधार पर। ध्वनि, घोषत्व या स्वर तंत्री के आधार पर ये हमारे व्यंजनों को बांटने का चौथा तरीका है। इसमें भी हम दो प्रकार से बांटा है इसको। पहला वाला है आपका सघोष और दूसरा है अघोष। पहले सघोष के बारे में लिख लें, फिर अघोष भी बताता हूं। स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होने के कारण सघोष का लिखना है। स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होने के कारण स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होने के कारण इन व्यंजनों को स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होने के कारण इन व्यंजनों को सघोष या घोष व्यंजन कहा जाता है। सघोष या घोष व्यंजन कहा जाता है। अघोष की भी लिख लीजिए परिभाषा लगे हाथ। सघोष का उल्टा कर देना है। स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होने, स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न नहीं होने या बहुत कम होने के कारण स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होने या बहुत कम होने के कारण इन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। ये चीज हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। स्वर तंत्री मतलब जहां से हमारे आवाज बनती है, वहां अगर वाइब्रेशन बन रहा है, कंपन महसूस कर पा रहे हैं, तब तो सघोष। और वाइब्रेशन या कंपन महसूस नहीं हो रहा तो अघोष। पहले सघोष का लिख रहे हैं। सघोष में क्या आएगा आपका? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ये देखो, ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा जो है, ठीक है, ये काय में जाएगा आपका? सघोष में। ठीक, इसी तरह से दूसरा और चौथा जो जाएगा, पहला और दूसरा जो जाएगा, ये काय में जाएगा आपका? अघोष में। अब बताओ सघोष में कितने डाल दूं मैं? सघोष में आएंगे आपके 15, जबकि अघोष में कितने हैं? 4, वर्गीय में से।
वर्गीय है ना, 25 मतलब वर्गीय है कि नहीं? जैसे अल्प प्राण महाप्राण में बांटा था, इन 25 को बांटा था कि नहीं अल्प प्राण महाप्राण में, पहला तीसरा पांचवा हर लाइन का अल्प प्राण में, तो कितने हुए थे? पहला तीसरा पांचवा हर लाइन का, तो कितने हुए थे अल्प प्राण? 15 हुए थे। दूसरा और चौथा 10 हुए थे। तो हमने इसके पहले वाले में 15 अल्प प्राण में डाले और 10 काय में डाले थे? महाप्राण में। हाँ, यहां 10 आएंगे, ये आपके 10 हो जाएंगे, यहां पे 10 करना है, ठीक। तो 15 और 10 क्या होगा? ये भी आपके, ठीक है, 15 10 हो गए आपके 25। अब आपका य र ल व, य र ल व को भी सघोष माना गया है। मतलब सघोष में 4 इधर बढ़ गए तो ये क्या हो गया आपका? अघोष डैश हो गया। ये याद रखना है, य र ल व आपके कहां जाएंगे? सघोष में जाएंगे। फिर संघर्षी में से केवल ह इधर जाएगा। ह मतलब कितना हो गया? 1, ये केवल ह इधर गया। बाकी के 3 श, श, श और स, मतलब 3 जो हैं वो इधर चले गए, ठीक। फिर संयुक्त तो रखना ही नहीं है। अड और अढ़, अड और अढ़ को भी कहाँ रखेंगे? हम इधर शामिल करेंगे, तो यहां कुछ नहीं रहेगा। ये इसका वर्गीकरण ऐसा होता है। अब देखो आप कुल कितने कितने होते हैं, बताओ मुझे। यहां हो गए 22 और यहां 10 और 3 13। ये याद रखना है बस। हो गया। अब लिखना है व्यंजनों के अन्य तथ्य। व्यंजनों के अन्य तथ्य, हेडिंग डालो उसी के आगे। बोर्ड का हो गया सबका? हटा दूं?
सबसे पहला व्यंजनों के अन्य तत्वों में लिखिए पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। तथ्य, तथ्य, त आधा था और य, तथ्य। पार्श्विक व्यंजन पहला नंबर डालिए। लिखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु जीभ के, वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। एकमात्र पार्श्विक व्यंजन, एकमात्र पार्श्विक व्यंजन ल, लट्टू का ल लिखो। एकमात्र पार्श्विक व्यंजन ल है, लट्टू वाला ल है। अब बोल के देखें ल, ल बोला तो ऐसा नहीं लग रहा कि वायु दोनों साइड से क्या हो रही है, बाहर आती है, इसलिए पूरे 52 वर्णों में से एक ही आपका ल। दूसरा लिखना है आपको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ कांपने लगती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ कांपने लगती है इन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। लुढ़कने और अस्थिर रहने के कारण, लुढ़कने और अस्थिर रहने के कारण, लुढ़कने और अस्थिर रहने के कारण इन्हें लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। एकमात्र प्रकंपित और लुंठित व्यंजन, एकमात्र प्रकंपित और लुंठित व्यंजन एकमात्र प्रकंपित और लुंठित व्यंजन र है। र रस्सी वाला र है। तीसरा काकल्य ध्वनि या काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन। जो व्यंजन, जो व्यंजन स्वर तंत्री, जो व्यंजन स्वर तंत्री और कंठ, जो व्यंजन स्वर तंत्री और कंठ दोनों के माध्यम से बोले जाते हों, जो व्यंजन स्वर तंत्री और कंठ दोनों के माध्यम से बोले जाते हों उन्हें
काकल्य व्यंजन कहा जाता है। उन्हें काकल्य व्यंजन कहा जाता है। एकमात्र काकल्य व्यंजन ह है, ह हलवाई वाला। एकमात्र काकल्य व्यंजन ह है। चौथा, दंतमूल या वत्रुई व्यंजन। दंतमूल या वत्रुई व्यंजन। दांतों के मूल से बोले जाने के कारण इन्हें दांतों के मूल से बोले जाने के कारण इन्हें दांतों के मूल से बोले जाने के कारण इन्हें दंतमूल या वत्रुई व्यंजन कहा जाता है। दंतमूल या वत्रुई व्यंजन कहा जाता है। 3 है ये। बोलूं? अर्धस्वर व्यंजन। ये व्यंजन ना तो पूरी तरह से स्वर हैं। ये व्यंजन ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना ही पूरी तरह से व्यंजन। ये व्यंजन ना तो पूरी तरह से स्वर है, ना ही पूरी तरह से व्यंजन। इन्हें रखा तो व्यंजनों में गया है। इन्हें रखा तो व्यंजनों में गया है। इन्हें रखा तो व्यंजनों में गया है, लेकिन इनका प्रयोग स्वर के रूप में होता है। लेकिन इनका प्रयोग स्वर के रूप में होता है। कौन कौन से है ये? य, व और र। छठा नंबर, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब दो व्यंजन किसी शब्द से जब दो व्यंजन किसी शब्द में इस प्रकार आए जब दो व्यंजन किसी शब्द में इस प्रकार आए कि
दोनों एक से हों, दोनों एक से हों, एक जैसे हों, और उसमें पहला व्यंजन आधा हो। दोनों एक जैसे हों और उसमें पहला व्यंजन आधा हो। इस प्रकार के व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार के व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। दोनों एक जैसे देखो, और पहला वाला क्या, आधा। इसके आगे कल के लेक्चर में कराता हूँ। 7, 8, 9, 10 अभी 4 और भी बाकी है, और ये कंप्लीट करके फिर नया टॉपिक भी क्या करेंगे हम, कल के लेक्चर से शुरुआत कर देंगे कल। तो हमारा अभी व्यंजन कंप्लीट नहीं हुआ है। व्यंजनों के अन्य तथ्य क्या कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 6 प्रकार के और भी अलग हटके व्यंजनों के जो है विवरण समझे। इसमें और भी 4 बाकी हैं जो फिर हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 7, 8, 9, 10। फिर इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार हमें क्या करते चलना है, समझते चलना है। तो पहले ये संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब हम क्या करते चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो पहले मैं संधि कराऊंगा, और संधि के बाद क्या कराऊंगा, फिर मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय कराऊंगा, फिर समास कराऊंगा। सब लगातार जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब एक के बाद एक आपको समझते चलना है। ठीक है। तो यही है व्यंजन वर्णमाला, काफ़ी डिटेल में हमने समझा है। कल के लेक्चर में ये वर्णमाला हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और कोशिश करेंगे कल से ही हम क्या कर दें, संधि भी शुरुआत कर दें। संधि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये है कि आपको बहुत अच्छे से समझना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करते रहना है। वीडियो हमारा अगर लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों को भी कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, उतने ही और ज़्यादा और अच्छे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे और कंटिन्यूशन आपका बना रहेगा। तो चलिए कल से हम व्यंजनों के बारे में और आगे पढ़ेंगे, और कल से ही हम संधि के बारे में भी समझते हैं। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।